जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 13 का सेकंड लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट। बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में आ चुका है और स्टूडेंट्स किस तरह आपने जो सीखा उसको यहाँ पे हमने अप्लाई करना सीखना है स्टूडेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम स्टूडेंट किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे पास 4 रेजिस्टेंस होती हैं, R1, R2, R3 एंड R4। इसमें से कोई एक ऐसी रेजिस्टेंस होती है स्टूडेंट जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, लेकिन 3 ऐसी रेजिस्टेंस होती हैं जो कि नोन होती हैं। ठीक है, तो उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग इसमें फाइंड करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम सर्किट को देखें तो हम चारों रेजिस्टेंस को इस तरह एक मैश की शक्ल में अरेंज करते हैं और इनके दरमियान में हम लोगों ने एक गैल्वानोमीटर लगाया होता है जिसकी अपनी एक रेजिस्टेंस होगी स्टूडेंट, जिसको हम लिखेंगे आर जी के साथ। ठीक है, डायग्राम में मैंने नहीं लिखा, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आ जाती हैं बीच में। उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 3 लूप हैं। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट लूप है स्टूडेंट वो है ए बी डी एंड ए। ठीक है, ये मैंने लूप लिखी है ए बी डी एंड ए। इसी तरह हमारे पास एक दूसरी लूप है सी बी डी एंड वापस सी। ठीक है, इसके अलावा एक और लूप जो हमारे पास है वो है सी डी ए और वापस सी। ठीक है, अब स्टूडेंट जितनी लूप होती हैं उतने ही करंट हम लोगों ने वहाँ पे एक्सपोज करने होते हैं, लेट करने होते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 करंट लेट कर लिए हैं, I1, I2 एंड I3, और तीनों की डायरेक्शन हम लोगों ने वो कैसी लेट कर ली है, वो हमने एंटी क्लॉकवाइज लेट कर ली है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स जो इसका प्रिंसिपल है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल हमने लिखा है स्टूडेंट के गैल्वानोमीटर इज़ मेड बैलेंस्ड। ठीक है, I1 इज़ इक्वल्स टू I2। स्टूडेंट, इसको मैं आपको बाद में समझा देता हूँ, सबसे पहले आप इसकी ये बात सीखें। जो सबसे मेन इसके अंदर काम किया जाता है वो यही किया जाता है। देखें स्टूडेंट, फ़र्ज़ करें कि इन चारों रेजिस्टेंस में से आपको जो रेजिस्टेंस 4 है उसकी वैल्यू आपको नहीं पता थी। ठीक है, उसकी वैल्यू आपको नहीं पता, बाकी तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है, R1, R2 और R3 की भी पता है। ठीक है, तो हम करते ही हैं स्टूडेंट के R1 को R2 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये देखें हमने डिवाइड किया, लेट्स सपोज आंसर 2 आ गया। इसी तरह R3 को R4 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आंसर स्टूडेंट आना चाहिए 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम क्या बनाते हैं, इक्वल करते हैं। ये स्टूडेंट हम लोग तब तक करते हैं, यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल ली है कि 10 डिवाइडेड बाई 5 यहाँ पे 2 आया था, R3 हमने 10 पुट की तो नीचे डेफिनेटली अगर 2 आ गया तो इसका मतलब नीचे जो चौथी रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू भी क्या थी, वो 5 थी। यानी कि हम लोग करते क्या हैं कि जो 3 रेजिस्टेंस लगी होती हैं स्टूडेंट, ये वाली R1, R3 और R2, इनकी वैल्यूज़ को स्टूडेंट हम लोग बार बार खुद चेंज करते रहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। खुद से जितने ओम की रेजिस्टेंस हमने लगानी होती है वो हम लगाते रहते हैं अनटिल के जब इन दोनों का जो रेशो है, इस साइड की रेशो और इस साइड की रेशो का आंसर क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। और फिर वहाँ से हमें पता चलता है कि हमने यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू आई होगी जिसकी वजह से आंसर हमारा इक्वल आया होगा। तो बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ नो रेजिस्टेंस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अब स्टूडेंट जब ये रेशो इक्वल आ जाती है, R1 ओवर R2 एंड R3 ओवर R4, ठीक है, R1 ओवर R2 और R3 ओवर R4, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है B पे और इस पॉइंट D पे जो पोटेंशियल होता है ये इक्वल आ जाते हैं। अब अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ना रहा, इस पॉइंट पे स्टूडेंट हम बोलेंगे कि गैल्वानोमीटर क्या हो गया है, वो बैलेंस हो गया। ठीक हो गया, वो पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट डी पॉइंट ये क्या हो जाए, सेम हो जाए, इस पॉइंट को हम बोलेंगे कि गैल्वानोमीटर क्या है, बैलेंस कंडीशन में है। अच्छा, अब एक और बात याद रखिएगा, इसको गैल्वानोमीटर एट बैलेंस कंडीशन को हम नल कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन पे स्टूडेंट क्या होगा
कि गैल्वानोमीटर के अंदर दो करंट फ्लो कर रहे होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये आगे हम डायग्राम में देख लेंगे कैसे फ्लो करेंगे। यानी कि एक करंट I1 होगा और एक I2 ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहे होते हैं। तो इन दोनों का सम क्या हो जाता है, फिर ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो गैल्वानोमीटर में से कोई करंट उस टाइम पे फिर फ्लो नहीं करेगा। तो गैल्वानोमीटर में से स्टूडेंट जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो हम गैल्वानोमीटर को बोलेंगे कि गैल्वानोमीटर क्या है इस कंडीशन में, वो बैलेंस कंडीशन में है, नल कंडीशन में है, या हम ये भी कहेंगे स्टूडेंट इसको कि इस टाइम कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब देखें, अगर हम लोग किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करते हैं इन लूप्स पे, तो स्टूडेंट मेरे साथ करंट की डायरेक्शन को देखते जाना है। देखें, सबसे पहले हमने इस लूप के अंदर करंट डिसाइड किया I1, ठीक है, ABDA लूप। अब ये बात याद रखनी है, जिस तरह हमने लिखा हुआ हमने इसी तरह मूव करना है। हमने A से B जाना है, B से हमने D पे जाना है और D से हमने वापस A पे आना है। ठीक है, तो A से B, B से D और D से A पे आना है हमने। अब स्टूडेंट हमने करंट कैसा डिसाइड करना है इसमें, हमने इसमें करंट डिसाइड कर लेना है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, तो सबसे पहले देखें हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम स्टूडेंट ADBA में मूव करते हुए I1 करंट को देखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें, जब करंट फ्लो करेगा I1 यहाँ से डाउनवर्ड, ठीक है, यहाँ से ये स्टूडेंट करंट फ्लो करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में A से D की तरफ। ठीक है, A से D की तरफ। ठीक है, तो उसी टाइम पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास लूप है ये वाली, इसका जो करंट I3 है, ठीक है, वो करंट फ्लो कर रहा होगा कुछ इस तरह C से D, D से वो करंट जाएगा स्टूडेंट्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट A से D जाते हुए दो करंट हमारे पास आ गए हैं, एक I1 और एक I3, और दरम्यान में रेजिस्टेंस कौन सी लगी है, R3। तो स्टूडेंट देखें, ये लास्ट टर्म देखें हमने क्या लिखी है, I1 माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों करंट है, तो आप माइनस करके लिखें और साथ क्या लिख देंगे, रेजिस्टेंस R3। इसके बाद स्टूडेंट जब I1 हमारा यहाँ पे पहुँच गया, इसके बाद A से D, अब D से करंट जाएगा हमारा B पे, तो D से B जाएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जाएगा यहाँ से, ये करंट I1, ठीक है, ये करंट I1 ऊपर जाएगा। ठीक है, ये करंट I1 फ्लो करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन इसी टाइम पे स्टूडेंट्स यहाँ से जो लूप 2 का करंट है वो कुछ इस तरह मूव करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से वो C से B पे जाएगा और B से नीचे D की तरफ आ रहा होगा। तो स्टूडेंट ये जो गैल्वानोमीटर है इसमें देखें कितने करंट फिर फ्लो कर रहे हैं, एक I1 और एक I2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लिखेंगे I1 माइनस I2 और साथ मल्टीप्लाई कर देंगे गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस के साथ। अब I1 हमारा B पे पहुंच गया, अब B से उसने वापस आना है A पे। तो स्टूडेंट यहाँ से ये I1 नीचे आ रहा है और ये A पे पहुंच जाएगा। R1 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है हम भी उसी डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। दोबारा से इक्वेशन स्टूडेंट देख लें और करंट की डायरेक्शन देख लें। I1 फ्लो करेगा A से D की तरफ, ठीक है, लेकिन इसी दौरान हमारे पास करंट I3 वो आ रहा होगा C से D और D से A की तरफ। तो इस जो हमारे पास ये R3 है इसके अंदर दो करंट होंगे, एक I1 और एक I3। तो इन दोनों को आप माइनस करके साथ R3 लिखेंगे और बाहर माइनस साइन लगेगा। इसके बाद स्टूडेंट जब करंट हमारा I1 जा रहा होगा D से B पे, D से B पे, तो करंट I1 तो ऊपर जा रहा है, लेकिन इस दूसरी जो हमारे पास लूप है उसका करंट I2 जो कि मूव किस तरह कर रहा है, C से B और B से वो नीचे आ रहा होगा D पे। तो यहाँ से I1 ऊपर जा रहा है और I2 नीचे आ रहा है। तो स्टूडेंट आप इन दोनों को माइनस करके RG के साथ यानी कि गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद स्टूडेंट B से A पे करंट आएगा I1, तो I1 को आपने R1 से मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह स्टूडेंट आप लूप 2
जो लूप हमारे पास है CBDC, इस पे भी यही काम करेंगे। तो उसके लिए देखें स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ से स्टूडेंट देखें C से हमने B पे जाना है। पहले देखें लूप की डायरेक्शन क्या लिखी है हमने, CBDC, ठीक है। तो C से B, तो सबसे पहले C से हमने B पे जाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट जब आप C से B पे जाएंगे, ठीक है, तो करंट I2 फ्लो कर रहा है R2 में से, तो आपने लगाया -I2 R2। इसके बाद स्टूडेंट करंट आएगा B से अब D पे, ठीक है, B से D पे। तो यहाँ से करंट नीचे आ रहा होगा I2, लेकिन इसी टाइम पे करंट I1 क्या कर रहा है, वो अपवर्ड मूव कर रहा है। तो अब स्टूडेंट देखिए हमने क्या लिखा है, I2 - I1। स्टूडेंट जिस ब्रांच के करंट को आप, जिस लूप के करंट को आप डील कर रहे हैं, उसको आपने पहले लिखना है। पहले हम फर्स्ट लूप को देख रहे थे तो I1 - I2 लिखा। अब सेकंड लूप देख रहे हैं तो I2 - I1 लिखना है, ठीक है। जिस करंट पे आपका फोकस होता है वो हमने पहले लिखना है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट ये जो I2 है, देखें C से B हम चले गए, B से D चले गए, अब D से हमने वापस जाना है C पे, D से हमने जाना है C पे। तो स्टूडेंट यहाँ से ये I2 फ्लो करके जाएगा किधर, D से C की तरफ, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमें पहले भी पता है कि हमने यहाँ से I3 को फ्लो करवाया था। तो स्टूडेंट फिर से आप I2 में से I3 को माइनस करेंगे और साथ मल्टीप्लाई करेंगे R4 के साथ। तो इस तरह स्टूडेंट हमने पहले ये इक्वेशन लिख ली। अब हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को चेंज करते जाते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को इस तरह चेंज करते हैं स्टूडेंट के R1/R2 और R3/R4 की रेशो का आंसर क्या आ जाए, सेम। तो जब ऐसा हो जाएगा तो स्टूडेंट गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी। इस टाइम में जो करंट I1 और I2 हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी कि I1 I2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे हम लोग फिर क्या करते हैं कि इन इक्वेशंस के अंदर हम लोग अपनी जहाँ पे I1 है वहाँ पे I2 पुट करेंगे। तो ऐसा करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट हम लोग अब क्या करेंगे, पुट करेंगे I1 की जगह पे I2। तो ठीक है, ऐसा करते हैं। देखें जहाँ पे I1 होगा वहाँ पे आपने I2 पुट कर देना है। ये I1 है तो यहाँ पे आपने लगा देना है I2। यहाँ पे ये I1 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम पुट कर देंगे I2। यहाँ पे I1 है, यहाँ पे भी I2। सेम इसी तरह इक्वेशन 2 के अंदर जहाँ पे I1 ये है तो इसकी जगह पे I2 पुट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन नंबर हम इसको बोल देते हैं अब 3 और इसको इक्वेशन नंबर हम बोल देते हैं 4, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें, अगर आप इन इक्वेशन में आप देखेंगे अब इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये टर्म I2 + I2 - I2 कैंसिल। तो स्टूडेंट ये जो टर्म है हमारे पास ये क्या हो जाएगी, बीच में से ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह इस जो इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन 4, इसमें भी देखें स्टूडेंट ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास शक्ल आ जाएगी। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास इक्वेशन बची है इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इसमें से स्टूडेंट अगर मैं इस टर्म को इस साइड पे ले आऊँ, ये माइनस वाले टर्म को उस साइड पे ले जाएं, तो फिर ये उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 कह दें, ठीक हो गया। इसी तरह स्टूडेंट ये जो माइनस वाली टर्म है इसको आप उस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, तो ये उधर जाके टर्म क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई 6, ठीक है। आप इसको साथ साथ खुद ट्राई कीजिएगा, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद स्टूडेंट आपने ये करना है कि आपने डिवाइड कर देना है इक्वेशन 5 पे इक्वेशन 6 को। इक्वेशन 5 पे आपने डिवाइड कर देना है किसको, इक्वेशन 6 को, ठीक है। इक्वेशन 5 को हम लोग डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 6 पे। तो ऐसा करते हैं, ठीक है। ये देखें ये हमने डिवाइड कर दिया। अब इससे स्टूडेंट आप खुद देखें ये टर्म हमारे पास ऊपर इसके साथ कैंसिल, इसी तरह यहाँ पे माइनस और माइनस भी कट गया, I2 से कट गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, R1/R2 = R3/R4।
ठीक है। और ये हमारे पास वो कंडीशन है जिसके थ्रू हम लोग स्टूडेंट किसी भी अननोन रेजिस्टेंस, वो चाहे R1 है, चाहे R2 है, R3 है या R4 है, उसको हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग स्टूडेंट किसी भी वायर जिसकी रेजिस्टेंस आपको नहीं पता, वो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हमें R4 नहीं पता, तो अब आप इस C और D टर्मिनल के दरमियान उस वायर को फिट कर दें और बाकी रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ को चेंज करके हम लोग इसकी वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं।